जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चुनाव आयोग के द्वारा किस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा समाप्त कर दिया गया है? विच पार्टी स्टेटस एज ए नेशनल पार्टी हैज बीन एबॉलिश्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीन पार्टियों का जो नेशनल पार्टी का स्टेटस है वो समाप्त कर दिया गया है। इसमें नाम आता है तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का, दूसरा नाम आता है सीपीआई यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, और तीसरा नाम आता है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी। इन तीन पार्टियों का यहां पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में भारत में टोटल कितनी नेशनल पार्टियां हैं तो आप बताएंगे भारत में अब टोटल 6 नेशनल पार्टी हैं। कितनी है? 6 नेशनल पार्टी हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको इमेज में दिखा क्या रहा हूं, तो यहां पर देखिए टीएमसी की जो प्रेजेंट में अध्यक्ष है वो है ममता बनर्जी। इसके अलावा यहां पर देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के अध्यक्ष है सीताराम येचुरी, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है शरद पवार। इन तीनों पार्टियों ने अपना नेशनल दर्जा खो दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर नेशनल पार्टी होने का क्या क्राइटेरिया है। समझेंगे बहुत ही डिटेल में, जुड़े रहिए, हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को ये बात तो पता चल गई कि तीन पार्टियों का यहां पर क्या किया गया, नेशनल पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया गया। देखिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि 6%, 4 राज्यों में आपका 6% वोट परसेंटेज होना चाहिए, और 4 राज्यों में अगर आपका वोट परसेंट 6% से कम है तो आपको नेशनल पार्टी नहीं बनाया जाएगा। तो यही बात देखने को मिली है। ये तीनों पार्टियां अब रीजनल पार्टियां बन गई हैं क्योंकि इन तीनों पार्टियों का जो वोट शेयर है पूरे देश में 6% से कम है। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है, यहां पर एंट्री होती है आम आदमी पार्टी की, यानी आपकी जो पसंदीदा पार्टी जो मैं देख पा रहा हूं इंडिया में ओपिनियन बदल रहा है आम आदमी पार्टी का। तो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। जरा देखिए इनके विभिन्न राज्यों में वोट शेयर। गोवा, दिल्ली में तो पूर्ण बहुमत, गुजरात, पंजाब में तो पूर्ण बहुमत, बहुत ज्यादा सीटें इन्हें मिली हैं। तो इन 4 राज्यों ने इन्हें बहुत पसंद किया और इनका वोट परसेंटेज 4 राज्यों में 6% से ज्यादा वोट परसेंटेज देखने को मिल रहा है। इस वजह से अब आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन करके उभर करके आप सभी के सामने आ गई है। अब दोस्तों आपको मैंने ये तो बात बता दी कि भारत में 6 नेशनल पार्टियां हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है वो 6 नेशनल पार्टी कौन कौन सी है। सबसे बड़ी है बीजेपी, दूसरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलते हैं, तीसरी पार्टी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, चौथी है आम आदमी पार्टी जिसकी एंट्री हुई है, पांचवी है बहुजन समाज पार्टी, और छठवीं है नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये 6 पार्टियां हैं, आपको नाम याद रखना है, यहीं से प्रश्न बनेगा। क्लियर है? अब दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी के नियम क्या होते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे मैं आपको 3 नियम बताऊंगा। कितने? आपको 3 नियम बताऊंगा। इन 3 रूल में से कोई भी अगर एक रूल को फॉलो कर दिया जाता है तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो सबसे पहला जो नियम है वो यही है जो आम आदमी पार्टी को मिला है, पार्टी को कम से कम 4 स्टेट में यानी 4 राज्यों में 6% वोट हासिल होना चाहिए। आम आदमी पार्टी को मिला और वो नेशनल पार्टी बन गई। दूसरा कंडीशन है जो लोकसभा है, लोकसभा में जितनी टोटल सीटें हैं प्रेजेंट में 545 सीट है, उनमें से 2% सीटें यानी जो 2% सीट है उसका कम से कम 3 राज्यों से मिली होनी चाहिए। और तीसरा नियम है पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा भी मिला होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी ऐसी कंडीशन प्राप्त हो जाती है तो वो पार्टी को क्या बना दिया जाता है, नेशनल पार्टी का दर्जा मिल जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी को क्या क्या फायदे मिलते हैं, तो जो भी नेशनल पार्टी बनेगी उसको क्या मिलेगा, एक सिंबल मिलेगा, उसको चुनाव चिन्ह मिलेगा और देश भर में एक अपनी स्थिति सुरक्षित कर सकती है अपने चुनाव चिन्ह का। दूसरा उन्हें यह फायदा मिलेगा कि जो भी राष्ट्रीय पार्टी होगी जब वो प्रचार करेंगे अपने 40 स्टार प्रचारक को रख सकती हैं। जो भी उसका खर्चा होगा वो कैंडिडेट के खर्चे में नहीं गिना जाएगा, यानी कि उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं रखा जाएगा। तीसरा फायदा यह होता है कि जो राजधानी दिल्ली है वहां पे राष्ट्रीय पार्टियों को सब्सिडी रेट में
पार्टी अध्यक्ष और पार्टी कार्यालय के लिए एक सरकारी बंगला मिलता है, किराए पे मिल जाता है। चौथा फायदा यह है, सरकारी चैनलों पर दिखाए जाने का इन नेशनल पार्टियों का समय तय हो जाता है। तो बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं, आपको मैंने पूरा डिटेल में एनालिसिस करवा दिया है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं 12 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, जो आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 501 दिन है, आज हमारा 501 डे हो गया है। 500 कल हमने पूरा किया था। आपको ये जो क्लास है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल रही है। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है, ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है, वो सब कुछ देने का प्रयास है 25 से 30 मिनट में, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। आपका समय बिना गवाए मैं आप लोगों के लिए लगातार काम कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम। ठीक है, चलिए। आप अपने आत्मविश्वास और प्रयास की ताकत पर अपना भाग्य लिख सकते हैं। अगर आप अपना भाग्य नहीं लिखते हैं तो आपकी परिस्थितियां, आपकी सिचुएशन आपका भाग्य निर्धारण करती है। दोस्तों जरा सोचो, नेपोलियन की क्या सोच रही होगी, महात्मा गांधी जी की क्या सोच रही होगी, देश को आजाद कराना है। नेपोलियन की क्या सोच रही होगी, पूरी दुनिया जीतना है। आप जरा सोचें, इन महान व्यक्तियों को मजबूत क्या चीज बनाती है, उनकी सोच बनाती है, उनका विश्वास बनाता है। तो आप लोगों को विश्वास करना होगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आप पे विश्वास करे ना करे, तुम खुद पर विश्वास करो, तभी तुम दुनिया बदल पाओगे। ये आप लिख के रख लो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। किस स्टेट में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इन विच स्टेट द रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट हैज बीन फाउंड? तो दोस्तों ये रेयर अर्थ एलिमेंट क्या, समझाता हूं मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में। पहले ये जानते कहां मिला है, तो आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स मतलब होता है वो एलिमेंट्स जो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं और इनका यूज बहुत है। इसके पहले आपने जम्मू एंड कश्मीर को देखा होगा। जम्मू एंड कश्मीर में मैंने आपको बताया था लिथियम का भंडार प्राप्त हुआ है। अब रेयर अर्थ एलिमेंट मिल गया है आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में 15 दुर्लभ तत्व अभी हमें मिले हैं। दोस्तों हैदराबाद में है, आपको याद रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जिसे हम बोलते हैं नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये अनंतपुर जिले में इन्होंने 15 दुर्लभ पृथ्वी तत्व REE के बड़े भंडार इन्होंने प्राप्त किए हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार प्राप्त किए हैं। ये जम्मू कश्मीर का जगह है जहां पर लिथियम का भंडार मिला, जो अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया की नजर जम्मू एंड कश्मीर पे पड़ गई है। दोस्तों ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ये लेंथेनाइट सीरीज के हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो इस प्रकार से, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूं करंट अफेयर्स। तो आप ये वाला एलिमेंट देखिए, ये लेंथेनाइट यहाँ से है। चूंकि यहाँ पे इन सभी की प्रॉपर्टी सेम होती है, इनको यहाँ पे नहीं रखा जा सकता, पूरी टेबल डिस्टर्ब हो जाएगी, तो इन एलिमेंट्स को नीचे रखा गया है। ये लेंथेनाइट एलिमेंट्स हैं, इनमें नाम आता है एलानाइट, सेराइट, थोराइट, कोलम्बाइट, टेंटेलाइट, एपेराइट, जिरकॉन। इन सभी एलिमेंट्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा गया है। इनका यूज होता है आपके टीवी, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, और आज आप सभी को पता है सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इनका दैनिक उपयोग होता है। क्लियर है? तो लिथियम भंडार जम्मू एंड कश्मीर में मिले हैं, 59 लाख टन लिथियम भंडार मिले हैं, और जिसकी बहुत ज्यादा कीमत है, अरबों में इसकी कीमत है। चलिए आइए प्रश्न नंबर 3 पे पहुंच जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स 11 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। कब मनाया गया? 11 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। क्या समझे आप इससे? नाम से ही स्पष्ट है। इसका उद्देश्य है मैटरनल हेल्थ, यानी दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी भी भारत में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। अब आपको पता है बहुत सारी महिलाओं की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो जो माँ है और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, तो इसके इंपॉर्टेंस को बताने के लिए हम हर साल 11 अप्रैल को यह दिवस मनाते हैं। तो मातृ स्वास्थ्य, गर्भावस्था, यहाँ इसके अलावा दोस्तों ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उचित चिकित्सा मिल जाए, देखभाल की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है।
अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर कब से मनाया जाना स्टार्ट किया गया। तो आपको डेट याद रखनी 2003 में, और यहां पे व्हाइट रिबन अलियांस इंडिया का नाम लूंगा। भारत सरकार ने इसके प्रयासों से 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी जी की जयंती है और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस की घोषणा कर दी इन्होंने। व्हाइट रिबन अलियांस एक प्रकार का एनजीओ है जिसकी स्थापना 1999 में हुई है। इसका भी काम नाम से स्पष्ट है, माता का और जो बच्चा जन्म लिया है उसके हेल्थ का और उनके राइट्स के बारे में वकालत करने का काम इसका है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में आज हम डिस्कस करने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन जो अभी कंडक्ट किए गए 22 और 21 में। तो फ्रेंड्स इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे डिस्कस करने वाले हैं। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया था कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए। खुद को अगर इफेक्ट हो जाएंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा? असली हीरो हमारी सेना है ना। ये सारे जो हीरो आपको सेलिब्रिटी दिखते सब फर्जी हैं, है ना। ये जो असली हीरो है वो भारतीय सेना है जो आपके लिए दिन रात अपना जीवन बलिदान, जीवन न्यौछावर कर देती। ऑपरेशन वंदे भारत आपको याद रखना है, विदेश मंत्रालय ने लॉन्च किया था कोविड-19 के दौरान। विदेश में जितने भी फंसे भारतीय थे तो 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाया गया, क्योंकि आप सभी को पता है जब प्रॉब्लम आती है तो अंतिम में आपका घर ही काम आता है। ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए सेशल्स, कोमोरोस को हमने सप्लाई की, खुद को भी बचाया, अपने पड़ोसी देशों को भी बचाया और अपने मित्र देशों को भी बचाया। ऑपरेशन वनीला नौसेना के द्वारा स्टार्ट किया गया, मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन था ये। ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का एक कोड था। ऑपरेशन बंदर आप सभी को पता होगा, बालाकोट में स्ट्राइक की गई थी। ऑपरेशन सुदर्शन बीएसएफ के द्वारा लॉन्च किया गया, पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर जो घुसपैठ कर रहे थे उसको रोकने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र मैत्री, तो इंडोनेशिया में भूकंप आया, सुनामी आई तो उससे इंडोनेशिया प्रभावित हुआ, तो हमने ऑपरेशन समुद्र मैत्री लॉन्च किया था। ऑपरेशन थंडर रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया था। आप सभी को पता रिजर्व टिकट की कालाबाजारी होती है, उसको रोकने के लिए। कोप इंडिया 2023 अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में शुरू हुआ है? कोप इंडिया 2023 एक्सरसाइज हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज एयर फोर्स। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया ही होता है, ठीक है। तो ये जो कोप इंडिया अभ्यास है ये एक प्रकार का वायुसेना अभ्यास है, ठीक है। तो ये दोनों टीमें आप देख पा रहे हो। ये अभ्यास कहां पर होगा? तो देखिए अर्जन सिंह पानागढ़ में है, कलाई कुंडा पश्चिम बंगाल में है और आगरा में इसका आयोजन किया जाएगा 10 से लेके 21 अप्रैल तक। कोई भी अभ्यास क्यों किए जाते हैं? ताकि आपस में हमारा रिलेशन बहुत अच्छा रहे, आपसी समझ बढ़ सके और हम अपने जो सेना है उनको हमेशा एक्टिव रख सके। तो सबसे पहला कोप इंडिया अभ्यास कब हुआ था? 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में ग्वालियर में हुआ था। दोस्तों आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी नए बच्चे हैं आप लोगों को मैं बताता रहता हूं कि आरंभ बैच हमने आपके लिए लॉन्च किया है, यानी बेसिक टू एडवांस आपके लिए बैच है जहां पर हम 11 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सबसे मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे। और दोस्तों ये जो रूट एप्लीकेशन पर आपको रिकॉर्डेड लाइव क्लास मिलेगी, बाइलिंगुअल क्लास नोट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो ये आरंभ बैच का ये फायदा है। पूरे 11 विषय आप यहाँ पे देख सकते हो पढ़ाए जा रहे हैं। आप कूपन कोड यूज करना RGCGT राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक, ताकि आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण के पहले एडिशन को किसने लॉन्च किया है? Who has launched the first edition of डोगरी वर्जन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो फ्रेंड्स भारत के जो लॉ मिनिस्टर हैं, भारत के जो कानून मंत्री हैं, इनका नाम है किरण रिजिजू। इमेज में आप देखें ये है किरण रिजिजू, प्रेजेंट में भारत के कानून मंत्री हैं। इन्होंने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के डोगरी का पहला संस्करण जारी किया है। दोस्तों डोगरी
हमारे संविधान की 8वीं सूची में एक 22 भाषाओं में से एक भाषा डोगरी है। तो संविधान मूल रूप से जब बना था तब वो केवल अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों की डिमांड आई, अगर हमें इसको और बढ़ाना है और लोगों को जागरूक करना है तो हमें इसको क्षेत्रीय भाषा में भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो 22 भाषाओं में से एक भाषा डोगरी है। जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग आ रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में डोगरी बोली जाती है, भारत में हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, दिल्ली में बोली जाती है, पंजाब के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान का डोगरी भाषा में अनुवाद जारी किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2003 में डोगरी को भारतीय संविधान में रखा गया। दोस्तों, जब संविधान बना था तब केवल 14 भाषाएं थी, उसके बाद से टोटल 8 भाषाओं को बाद में शामिल किया गया है। ठीक है, सिंधी थी, संथाली, बहुत सारी भाषाएं हैं। अब देखिए, संविधान की जो 8वीं सूची उसमें 22 भाषाएं हैं। असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये 22 भाषाएं 8वीं सूची में बताई गई हैं। ज्योतिराव फूले की 196 जयंती कब मनाई गई? When is 196th birth anniversary of ज्योतिराव फूले सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स 11 अप्रैल को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योतिराव फूले की 196वीं जयंती मनाई गई। इमेज में आप देख पा रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फूले जी को। दोस्तों, इनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि इन्होंने समाज सुधारने में काम किया, जातिवाद का विरोध किया, और ये एक प्रकार के थिंकर हैं, लेखक हैं। 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म कहां पर हुआ? महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। कहां पर? महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। अपने इन्होंने पूरी लाइफ दलितों के लिए समर्पित कर दी। जो दबे लोग हैं, जो समाज में एक बराबर का दर्जा नहीं पा रहे हैं, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन इन्होंने बलिदान कर दिया। और यही नहीं, इनकी पत्नी का नाम है सावित्री बाई फूले। इन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, ताकि भारत में महिला शिक्षा के प्रति भी एक रेवोल्यूशन लाया जा सके। इसके अलावा आपको एक याद रखना है सत्य शोधक समाज के बारे में। 1873 में ज्योतिराव फूले के द्वारा 1873 में सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की गई। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन बना है? खूब आईपीएल चल रहा है, आईपीएल से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे जो एग्जामिनर हैं, जो एग्जाम के पेपर बनाते हैं, उनको आईपीएल क्रिकेट बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, 6000 रन बनाने वाले सबसे पहले बल्लेबाज, सबसे तेजी से बनाने वाले बल्लेबाज हैं। इन्होंने केवल, आपको बता दूं, 165 पारियों में 6000 रन बना दिए हैं आईपीएल में। इसके बाद नाम आता है विराट कोहली का 188, शिखर धवन का 199। तो डेविड वार्नर बहुत आगे है। 3 बार ये ऑरेंज कैप भी ले चुके हैं। जो भी सबसे ज्यादा रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप मिलता है, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप मिलता है। जलाबला वैद्य का निधन हो गया, वह कौन थी? जलाबला वैद्य हैज पास्ड अवे, हु वाज शी? तो शी वाज अ थिएटर एक्ट्रेस, रंगमंच अभिनेत्री थी जलाबला वैद्य। आइए मैं आपको जलाबला वैद्य की इमेज दिखाता हूं। यह है जलाबला वैद्य। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे बीच में नहीं रही हैं, तो ये प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेत्री रही हैं, अक्षरा रंगमंच की सह संस्थापक रही हैं। बहुत सारे इनको पुरस्कार मिले हैं दोस्तों। संगीत नाटक अकादमी का टैगोर पुरस्कार मिला है, दिल्ली नाट्य संघ पुरस्कार मिला है, आंध्र प्रदेश नाट्य अकादमी से सम्मानित की गई हैं। आपको याद रखना है। एमीन झापरोवा किस देश की उप विदेश मंत्री हैं जो 4 दिन की भारत पे यात्रा पर आई हैं? तो फ्रेंड्स, एमीन झापरोवा यूक्रेन की है। कहां की है? यूक्रेन की है उप विदेश मंत्री, जो भारत में 4 दिन की यात्रा पर आई हैं। इमेज में आप देख पा रहे हैं, ये यूक्रेन की उप विदेश मंत्री हैं। दोस्तों, 9 अप्रैल को ये आई हैं और 12 अप्रैल तक भारत में रहेंगी। भारत में क्यों आई हैं? देखिए, कोई भी देश में अगर आता है तो इससे 2 देशों के रिलेशन मजबूत होते हैं, बहुत सारी चीजों पर
मेमोरेंडम साइन किया जाता है, समझौता होता है, बहुत सारी चर्चा की जाती है। आप सभी को पता है यूक्रेन रशिया से घिरा हुआ है, रशिया ने उसके ऊपर आक्रमण किया हुआ है, तो यूक्रेन फंसा हुआ है। तो वो जानता है हालांकि उन्होंने तारीफ भी की कि भारत जो है एक बहुत पावरफुल नेशन है और आने वाला जो फ्यूचर है वो भारत का है, तो सबकी नजर भारत पर है। आपको बताऊं तो झापरोवा जो है विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री प्रेजेंट में भारत की मीनाक्षी लेखी हैं और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री जी से इन्होंने मुलाकात की। क्लियर है दोस्तों? कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट में भारत की, जैसे यहाँ पे लिखा है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो मेरे भी फेवरेट हैं अजीत डोभाल। क्या नाम है इनका? अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। ठीक है, चलिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शौर्य दिवस ये कब मनाया जाता है? व्हेन इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ब्रेवरी डे सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 9 अप्रैल को मनाया जाता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल शौर्य दिवस। क्लियर है? 9 अप्रैल को आखिर क्यों मनाया जाता है? तो मैं आपको कहानी सुनाता हूं। दोस्तों, गुजरात के कच्छ में है सरदार पोस्ट, वहां पर हमारी सीआरपीएफ ने क्या किया था? पाकिस्तानी सेना को हरा दिया था। 34 पाकिस्तान के जो सैनिक थे उसे मार गिराया था और इवन 4 को अलाइव कैप्चर किया था, 4 को जिंदा पकड़ लिया था। और इस युद्ध में हालांकि हमारे 6 सीआरपीएफ सैनिक शहीद भी हुए थे। तो दोस्तों, इस दिन को याद करते हुए शौर्य दिवस मनाया गया। किसका? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का। दोस्तों, सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के अधीन आती है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना हुई है। इसके महानिदेशक हैं सुजाय लाल थाउसेन। आई इमेज में आपको दिखाता हूं, यह सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजाय लाल थाउसेन। दोस्तों, अब हम आपकी सीरीज पे पहुंच गए हैं जिसे ट्रिपल आर बोला जाता है, या फिर आप करंट अफेयर्स की रसमलाई बोलेंगे। 22, 23 के इंपॉर्टेंट 21 भी मैं इसमें अब शामिल करूंगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का मैं रिवीजन कराता हूं। कल आपका मार्च महीने का टेस्ट होगा, इसलिए आप लोग पढ़ के आइएगा। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। रुपिया बांदा किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये जाम्बिया के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल हैं सुश्री कुमुदबेन जोशी? इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो सुश्री कुमुदबेन जोशी आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। माई 11 सर्कल की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर हैं शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? तो अभी बना था, तो श्रीलंका ने इसका नाम रखा है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स का यहां पर हम आपका लेंगे टेस्ट और करेंगे रिवीजन, ताकि ये पता चल सके कि आप कितने अच्छे से सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2022 की रिपोर्ट जारी की गई। भारत में टोटल बाघों की संख्या कितनी है? 3167 है। इन विच स्टेट द फर्स्ट सोलर पावर्ड टूरिस्ट बोट हैज बीन ऑपरेटेड? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है केरल स्टेट। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो फ्रेंड्स, CR राव को मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश में। हु हैज वॉन ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 मेंस सिंगल्स टाइटल? इसे जीता है प्रियांशु रजावत ने। टू विच कंट्री इज द यूनियन फॉरेन मिनिस्टर विजिटिंग? तो अभी आपको पता है 5 दिन की विदेश यात्रा पर हैं युगांडा मोजाम्बिक देश की। भारत, बांग्लादेश, जापान भारत के किस राज्य में कनेक्टिविटी बैठक का आयोजन करेंगे? कहां पर करेंगे? त्रिपुरा राज्य में। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पे बना? तो ये कहां पे बना है? महाराजगंज, जो कहां पर है? यूपी में है। कहां पर है? यूपी में है। दोस्तों, आज के स्टैटिक एमसीक्यू जीके के पिटारे में भारत के सामान्य भूगोल के और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। कल मैंने आपको यही टॉपिक दिया था पढ़ने का,
और आइए देखते हैं द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिहार। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला उत्तर प्रदेश है। आबादी है, आप समझिए 11,000 लोग रहते हैं, ठीक है, 11,000 लोग रहते हैं लगभग 1 किलोमीटर स्क्वायर में। कंचनजंगा कहां पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम राज्य में। तो ये आप नेपाल देखिए, बगल में सिक्किम है। कंचनजंगा 8,586 हाइट का है। देश के इनमें से निम्नलिखित समूह में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझा सीमाएं? तो कहां पर है? देखो अरुणाचल प्रदेश में लिखा बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश कितना ऊपर है, तो ये कटेगा, यहां भी बांग्लादेश कटेगा, यहां भी कटेगा। आराम से टिक करो, भूटान, चीन और म्यांमार। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो कामाख्या मंदिर जो कहां पर है? असम राज्य में। भारत का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अराकान योमा ये हिमालय का किस भाग में है? कहां पर है? तो अराकान योमा जो है म्यांमार में देखने को मिलेगा। ये आपका ये जो है म्यांमार का नक्शा है, ये हिमालय के ही एक टूटा हुआ हिस्सा है। अबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये अरावली। बहुत सुंदर है। अरावली एक समय दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां होती थी, लेकिन अब ये घिस गई है पूरी तरीके से, इसलिए इसकी हाइट कम हो गई है। अरावली बहुत लंबे जगह तक फैली हुई है, राजस्थान से ये दिल्ली तक जाती है। भारत में कुल्लू घाटी इनमें से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी में आपको क्या मिलेगा? एप्पल मिलेगा, सेब। इनमें से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? दोस्तों यह है गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम रेंज में है। भारत का सबसे ऊंचा K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, और दुनिया में सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। इनमें से किसको सह्याद्री पर्वतमाला कहा जाता है? सह्याद्री रेंज कहा जाता है। तो देखिए ये भारत का पेनिसुलर पार्ट है, ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट साइड है। तो जो वेस्टर्न घाट है इसको बोला जाता है सह्याद्री रेंज। कल का टॉपिक है भारत की नदियां, पढ़ के आना, कल आपका टेस्ट लूंगा। 12 अप्रैल के टेस्ट को देखते हैं। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। आइए देखते हैं 10 प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, प्रेजेंट में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 6 राष्ट्रीय दल हो गए हैं। हाल ही में कहां पर, थोड़ा प्रश्न उल्टा हो गया है, लिथियम लिखे हम के ऐसा लिखा है, इसको लिथियम कर दो। लिथियम के भंडार पाए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब घोषित किया गया था? 2003 में। पहला कोप इंडिया अभ्यास किस वर्ष हुआ था? पढ़ाया आपको, 2004 में। डोगरी भाषा को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो डोगरी भाषा को 2003 में शामिल किया गया। ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा चलाया गया? यह चलाया गया इंडियन रेलवे, कोविड से निपटने के लिए, खुद के लिए। ज्योतिराव फूले ने किस वर्ष सत्य शोधक समाज की स्थापना की? 1873 में। कीव किस देश की कैपिटल है? तो कीव कैपिटल है यूक्रेन की राजधानी है। सुजाय लाल थाउसेन किस सैन्य बल के महानिदेशक हैं? तो ये सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। वायुमंडल की जो सबसे बाहरी परत है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं एग्जोस्फीयर। सबसे पहला ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर, फिर एग्जोस्फीयर होता है। कल पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। आज का सवाल है, किस राज्य में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार मिले हैं? आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। कल की जो इमेज थी ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग की थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक अमेरिकी, आपको पता है, अमेरिकी स्पेसमैन थे, और अलका झा ने इनके बारे में बताया है। सोनी कुमारी ने भी इनके बारे में लिखा है। एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा में लैंड किया था। पहचानो कौन? ये इमेज किस महान व्यक्ति की है? इनके बारे में आपको 5 लाइनें लिखनी है। दोस्तों 11 अप्रैल का रिजल्ट अभी मेरे पास नहीं है, कल मैं बता दूंगा। इसी प्रकार से आपका रिजल्ट डेली जारी होता है। डेली करंट अफेयर्स का क्विज होता है। कहां पर?
क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। यहीं पे आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी फ्री मिलती है, और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। नीली वाली पट्टी मिलेगी, इसको क्लिक करना होगा। वीडियो, पीडीएफ, क्विज, सब कुछ एक जगह पर आपको फ्री मिलेगा हर दिन का। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जहां पर क्रेजी जीके ट्रिक अंडरस्कोर ऑफिशियल अंडरस्कोर चैनल आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है। यहाँ भी आपको डेली करंट अफेयर्स की डेली पीडीएफ मिल रही है। कोई भी आपको शिकायत हो मुझ तक जरूर कमेंट बॉक्स पे बताएं। मैं आपकी हर संभवतः कभी कभार कमेंट नहीं पढ़ पाता, लेकिन सबके कमेंट्स पढ़ता हूं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और दिल से पसंद आया हो तो सभी जगह फैला दीजिए आग की तरह। तो दोस्तों, कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं इसी प्रकार से। जो आप लोगों का प्यार कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ता रहता हूँ, जो आपने मेरे ऊपर भरोसा किया है, उस भरोसों को, उस विश्वास को, उस ट्रस्ट को मैं हमेशा कायम रखूंगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं सुबह 6 बजे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बात याद रखिएगा, जो भी आप कर रहे हैं वो खुशियों के लिए कर रहे हैं, मुस्कुराने के लिए कर रहे हैं। जीवन में कठिनाइयां हर इंसान के अंदर, हर इंसान को झेलनी पड़ती है। चाहे कोई कितना सफल हो गया है, चाहे कोई कितना विफल हो गया है, हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो भी हमारे पास बहुत सारी परेशानियां हैं। हम आपको गिनाएंगे तो आप भी रो देंगे, अरे सर आप कितनी झंझट में हो, है ना। बहुत सारी दिक्कतें हैं, पर फिर भी एक उम्मीद, एक हंसी, एक सोच, एक विचार, एक आशा सब कुछ बदल देता है। तो बी पॉजिटिव, खुश रहो, प्रयास करते रहो, मेहनत करते रहो, विश्वास रखो, और कुछ भी नहीं है लाइफ में। लाइफ बहुत तेजी से चलती है, बस अंततः रिजल्ट यही है, खुश रहना। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं। सभी को मेरा ढेर सारा प्रणाम।